हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम चर्चा करेंगे जर्नल कैसे बनाया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है। तो सबसे पहले हम फॉर्मेट की बात करते हैं। जर्नल जब हम बनाते हैं उसके 5 कॉलम होते हैं। सबसे पहला डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। यहाँ पे ये जो सीरियल नंबर आप देख रहे हैं, ये सीरियल नंबर हमने सिर्फ इनको समझने के लिए लिखे हैं, ये रियल में ऐसे सीरियल नंबर नहीं लिखे होते। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेट की। इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं 1 अप्रैल 2017 को पेड कैश टू रवि 20,000, इसकी हमें एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री करने के लिए हम सबसे पहले डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे और डेट लिखते समय हम ऊपर लिखते हैं ईयर, उसके बाद इसको ऐसे लिखते हैं मंथ और अप्रैल फर्स्ट। फिर अप्रैल की सारी डेट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखते जाएंगे, सीरियल ऑर्डर में लिखते जाएंगे। अप्रैल ख़त्म होने का मई, जून ऐसे, और जब ईयर ख़त्म होगा तो उसके बाद फिर 2018 और ये चलता जाएगा। ये तरीका है डेट लिखने का। फिर हम पार्टिकुलर्स के कॉलम में एंट्री लिखते हैं। इसकी अगर एंट्री करें तो ये क्या होगा, कैश दिया गया है तो इसमें 2 अकाउंट क्या क्या हैं, एक है रवि, दूसरा है कैश। अब रवि पर्सनल अकाउंट है तो यहाँ पे पर्सनल में क्या करते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल लगाते हैं। तो ये एंट्री बनेगी रवि डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000। तो पार्टिकुलर्स के कॉलम में हमें क्या करना होता है, हम लिखेंगे रवि डेबिट टू कैश अकाउंट। डेबिट के कॉलम में रवि के आगे लिख देंगे और क्रेडिट के कॉलम में कैश के आगे हम 20,000 लिख देंगे। ये हमें करना होता है पार्टिकुलर्स में। उसके बाद इसकी नरेशन लिखनी होती है और नरेशन में लिख देंगे कैश पे टू रवि। ये हमने इसकी नरेशन लिख दी। इसके बाद पार्टिकुलर्स के कॉलम में हम और क्या करते हैं, जैसे एक एंट्री ख़त्म हुई इसके नीचे ऐसे एक लाइन लगा देते हैं ताकि पता चले नेक्स्ट एंट्री इसके बाद होगी। इसके बाद लेजर फोलियो में हमें लिखना होता है, क्योंकि जर्नल के बाद सारी की सारी जितनी भी एंट्री हैं इनकी पोस्टिंग लेजर में होगी और लेजर में हर एक आइटम के लिए अलग अलग जो है सिमिलर नेचर की जो आइटम है एक अकाउंट में लिखी जाती हैं और एक पेज पे एक अकाउंट होता है। तो यहाँ पे ये जो एंट्री है उसका जो अकाउंट है जितने पेज नंबर पे होगा तो उसको लिखा जाता है। जैसे अगर हम बात करें रवि है ये, तो रवि के अकाउंट में, रवि का जो अकाउंट है उस अकाउंट में मान लेते हैं ये पेज नंबर 35 पे है, तो यहाँ पे 35 लिख देते हैं। ये है लेजर फोलियो। इसके जो बेनिफिट हैं, ये पेज नंबर के लेजर फोलियो लिखने के जो बेनिफिट हैं वो ये होंगे कि हमें पता चलेगा कि किस एंट्री को लेजर में किसकी पोस्टिंग हो चुकी है, किसकी पोस्टिंग नहीं हुई है। जिनके आगे पेज नंबर लिख दिया इसका मतलब हमें पता चल जाएगा कि इसकी पोस्टिंग जो है लेजर में हो चुकी है। इसके बाद अगर हम कहीं पे किसी अकाउंट को देखना चाहें, किसी एंट्री की पोस्टिंग को देखना चाहें, तो जर्नल में जब हम देख रहे हैं उसके आगे पेज नंबर लिखा होगा तो तुरंत लेजर का वो पेज नंबर खोलेंगे और वहाँ पे देखना आसान हो जाएगा। उसके बाद ये भी हो सकता है, मान लेते हैं किसी व्यापारी का जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं हम सारे अकाउंट के लेजर बैलेंसेस लेके, अगर वो मैच नहीं होता, उसके डेबिट और क्रेडिट का जोड़ बराबर नहीं आता, तो इसका मतलब वो अर्थमेटिकल उसमें एक्यूरेसी नहीं है, कहीं पे एरर है, तो उस टाइम पे हमें सारे के सारे लेजर जो हैं
बैलेंसेस देखने होते हैं और उसका मिलान करने के लिए हम जब तक ये पृष्ठ संख्या नहीं लिखी होंगी लेजर में हम एंट्रीज़ को मिलाएंगे तो वहाँ पे हमें सुविधा होगी, उसकी हेल्प के से हम उनके एंट्री को मिला सकेंगे। इसके बाद डेबिट अमाउंट के कॉलम में जो अमाउंट है डेबिट की वो लिख देते हैं और क्रेडिट के कॉलम में क्रेडिट की अमाउंट लिख देते हैं। इसके बाद जब हम बना रहे हैं जर्नल तो एक पेज पे जितनी एंट्री आएंगी वो एंट्री आने के बाद फिर इनका डेबिट और क्रेडिट का टोटल हर पेज के एंड पे इसको टोटल करेंगे और ये दोनों के दोनों जो है मैच करेंगे, क्योंकि जितने से डेबिट होता है उतने से क्रेडिट होता है। और यहाँ पे कैरिड फॉरवर्ड या CF लिख देते हैं हम जिस पेज के लास्ट में, फिर इसी को अगले पेज के शुरू में लेंगे और अगले पेज के शुरू में हम फिर लिखते हैं ब्रॉट फॉरवर्ड, आगे लाया गया, ये आगे ले जाएगा। तो ये इस तरह से हम जर्नल बनाते हैं। दोबारा से देखिए, इसके 5 कॉलम होंगे। डेट के कॉलम में हम डेट लिखते हैं क्योंकि एंट्रीज जो हैं जर्नल में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं। साल एक बार लिख देते हैं, फिर मंथ और डेट ऐसे बार बार लिखते जाते हैं। उसके बाद पार्टिकुलर्स में 2 अकाउंट होंगे, एक को डेबिट करते हैं दूसरे को क्रेडिट करते हैं। पहले रवि डेबिट जैसे टू कैश ऐसे लिखेंगे, फिर इसकी नरेशन लिखेंगे और हर एक एंट्री के बाद एक लाइन लगा देते हैं। लेजर फोलियो में जिस पेज पे एंट्री से संबंधित अकाउंट लेजर में खुलेगा उसका पेज नंबर लिखा जाता है। डेबिट के अमाउंट कॉलम में डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट कॉलम में क्रेडिट की जो अमाउंट है वो लिख देते हैं। जो चीज़ डेबिट है उसके सामने डेबिट के कॉलम में, क्रेडिट जो आइटम है उसके सामने क्रेडिट के कॉलम में हम अमाउंट लिख देते हैं। हम जब भी जर्नल एंट्री करने के लिए वही तरीका रहेगा। सबसे पहले हमें जो 2 अकाउंट अफेक्ट होते हैं ट्रांजैक्शन से वो 2 अकाउंट छांटने हैं। जैसे अगर इसकी बात करें, यहाँ पे हम कैश और रवि 2 अकाउंट हैं तो हम इनको छांटेंगे। उसके बाद रूल लगाएंगे, जो 3 रूल की हमने बात की थी, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उसके अनुसार एक अकाउंट डेबिट होगा, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो ये हम रूल लगा देंगे और इससे जर्नल एंट्री बन जाएगी। अगर हम बात करें पर्सनल अकाउंट की, तो पर्सनल अकाउंट के साथ अकाउंट लगाना ज़रूरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है। जैसे रवि अकाउंट नहीं लिखा जाता, सिर्फ हम रवि लिख देते हैं क्योंकि पर्सनल अकाउंट है। फिर भी अगर अकाउंट लिखना हो इसके साथ तो फिर इसको ऐसे लिखा जाएगा रवीज अकाउंट, यानी कि रवि का खाता। सीधा रवि लिखने से भी काम चलेगा और अगर अकाउंट लगाना चाहते हैं तो फिर रवीज अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट में अकाउंट लगाना ज़रूरी नहीं है, तो ये हमने ध्यान देना है। ये हमारा जर्नल का फॉर्मेट, इसके अनुसार हम एंट्री करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे 3 प्रकार के जो हमारे अकाउंट हैं उसके एक बार हम समराइज़ करते हैं, रूल जो हैं वो क्या है। 3 हमारे पास अकाउंट हैं। जैसे हमने पहले किया था, 2 प्रकार से हम बाइफरकेट करते हैं अकाउंट को, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल की हमने बात की थी, 3 तरह की कैपेसिटी में पर्सनल अकाउंट हो सकते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसके बाद रियल अकाउंट, इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। अब हम रूल की बात करते हैं, तो पर्सनल अकाउंट क्योंकि ये पर्सन है तो यहाँ पे लेने देने वाले की बात करते हैं, तो यहाँ रूल होगा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। लेने वाला या पाने वाला और यहाँ पे देने वाला, ये हम रूल लगाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने यही किया था कि रवि ने कैश पे टू, रवि को कैश पे किया गया, तो रवि जो है रवि को मिल रहा है तो रवि रिसीवर है, इसलिए हमने इसको डेबिट किया। फिर इसमें दूसरा जो अकाउंट था, अगर इसमें बात करें तो ये हमारा रियल अकाउंट है, तो हमने यहाँ रियल अकाउंट का रूल लगाया। तो दूसरा जो हमारा अकाउंट है होते हैं वो है रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का जो रूल है, रियल अकाउंट में क्योंकि वस्तुओं की बात होती है, सामान होते हैं, कोई न कोई आइटम होती हैं, तो वहाँ पे व्हाट कम्स इन डेबिट और व्हाट गोज आउट क्रेडिट, ये रूल हम लगाएंगे।
जो सामान या जो कमोडिटी या जो वस्तु बिजनेस के अंदर आ रही है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एंट्री करेंगे, उसको डेबिट करते हैं, और जो बिजनेस से बाहर जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें, एक एंट्री लेते हैं, फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000, 10,000 का फर्नीचर परचेज किया गया। इसमें वही रूल लगाएंगे हम। सबसे पहले अकाउंट पहचानते हैं, 2 अकाउंट कौन से हैं। पहला है फर्नीचर और ख़रीदा गया तो यानी कि कैश, दूसरा अकाउंट है कैश। अब इनकी नेचर की बात करें, फर्नीचर भी रियल अकाउंट है, कैश भी रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का हम रूल लगाएंगे व्हाट कम्स इन डेबिट। तो यहाँ पे फर्नीचर ख़रीदा गया है तो फर्नीचर आ रहा है और कैश उसके बदले में जाएगा। तो यहाँ एंट्री हम करेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000। अगर हमें इसी को यहाँ लिखना है तो यहाँ डेट लिख देंगे, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और फिर नरेशन लिखेंगे फर्नीचर परचेज्ड फॉर ₹10,000, या फर्नीचर परचेज्ड भी लिख सकते हैं। नरेशन जो है कम से कम वर्ड में होनी चाहिए और ऐसी हो जो आसानी से हमें समझ में आ जाए। इसके बाद तीसरा जो हमारे पास अकाउंट है वो है नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट का जो रूल है, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम्स और गेन्स क्रेडिट। जो भी हमारे पास एक्सपेंस हैं बिजनेस के या फिर लॉसेस हैं उनको डेबिट करते हैं, और जो इनकम या गेन है उनको हम क्रेडिट करते हैं। उदाहरण के लिए एंट्री लेते हैं हम, रेंट पेड ₹15,000, 15,000 रुपये रेंट पे किया गया। अब यहाँ पे 2 अकाउंट की अगर बात करें, पहला है रेंट और दूसरा अकाउंट है कैश। अब रेंट जो है बिजनेस का खर्चा है और खर्चे को हम करते हैं डेबिट, तो यहाँ पे रेंट पेड या रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 15,000, ये एंट्री हम कर देंगे। नरेशन लिखेंगे रेंट पेड। अगर हम इनकम की बात करें तो मान लेते हैं बिजनेस को कमीशन मिला है, तो कमीशन रिसीव्ड ₹5,000। फिर से वही तरीका, हम 2 अकाउंट पहचानते हैं, एक है कमीशन रिसीव्ड और दूसरा है कैश अकाउंट, ये 2 अकाउंट हैं। अब कमीशन मिला है तो ये बिजनेस की इनकम है और कैश हमारा रियल अकाउंट है, तो दोनों कैश के लिए रियल अकाउंट का रूल लगाते हैं और कमीशन के लिए इनकम वाला। या आप ये भी कर सकते हैं, जब आपको एक डेबिट या क्रेडिट मिल जाता है तो दूसरा उसके अगेंस्ट होगा, डेबिट होगा तो दूसरा क्रेडिट होगा, और एक अगर क्रेडिट आपको मिल गया तो वो डेबिट होगा। तो कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट और कैश क्योंकि मिला है, व्हाट कम्स इन डेबिट के रूल के अनुसार कैश अकाउंट डेबिट होगा। कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू कमीशन रिसीव्ड 5,000। इनकम और एक्सपेंसेस में कुछ आइटम आपको ऐसे मिलेंगे जो डेबिट भी हो सकते हैं, क्रेडिट भी हो सकते हैं, तो वहाँ पे या तो रिसीव्ड या पेड होगा तो रिसीव्ड इनकम, पेड है तो एक्सपेंसेस, या फिर उनके साथ डेबिट और क्रेडिट लिखा हो सकता है, या अगर ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वहाँ पे आइटम है तो डेबिट के नीचे वाले जो आइटम है एक्सपेंसेस होंगे, क्रेडिट में होते हैं तो इनकम होंगे। इन चीज़ों को हमें देखना है। तो हमारे पास 3 तरह के अकाउंट होंगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट।
पर्सनल अकाउंट का रूल होगा, क्योंकि यहाँ पर्सन होते हैं, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल होगा व्हाट कम्स इन डेबिट, व्हाट गोज आउट क्रेडिट। और नॉमिनल अकाउंट का रूल होगा ऑल इनकम और एक्सपेंसेस जो हैं, ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस डेबिट, ऑल इनकम और गेन क्रेडिट। जर्नल एंट्री करने के लिए एक इम्पोर्टेंट आइटम है गुड्स। कोई भी बिजनेस जिस कमोडिटी में ट्रेड करता है, सेल परचेज करता है, या वो बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए मैन्युफैक्चरिंग करता है किसी भी चीज़ का, किसी भी सामान का, हम उसको बोलते हैं गुड्स। जैसे अगर कपड़े का व्यापारी जो है उसके लिए कपड़ा गुड्स है, वो उसमें सेल परचेज करेगा। वही अगर कपड़े का व्यापारी कोई फर्नीचर ख़रीदता है तो वो फर्नीचर उसके लिए असेट होगा। लेकिन अगर कोई फर्नीचर का व्यापारी फर्नीचर ख़रीदेगा तो वो फर्नीचर उसके लिए गुड्स है, उसके लिए वो माल है। गुड्स की एंट्री आपको हम जब भी हम गुड्स की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे गुड्स नहीं लिखते, बल्कि उसके लिए अलग अलग आपको 5 आइटम मिलेंगी, 5 प्रकार की चीज़ें होंगी। वो होंगी परचेजेस, सेल्स, परचेज रिटर्न्स, सेल रिटर्न, और 5th है स्टॉक। जब भी कोई व्यापारी गुड्स खरीदता है तो वहाँ पे हम गुड्स अकाउंट को नहीं लिखते हैं, गुड्स से एंट्री नहीं करते हैं, बल्कि परचेजेस से एंट्री करते हैं। परचेज बिजनेस का एक्सपेंसेस है तो यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के रूल लगेंगे। ऑल एक्सपेंसेस डेबिट, तो परचेज को हम डेबिट करते हैं। उसके बाद परचेज जो है हमारी कैश में भी हो सकती हैं और क्रेडिट में भी हो सकती हैं। अगर जो सामान हमने ख़रीदा है उसमें से हो सकता है कुछ सामान डिफेक्टिव हो या हमारी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हो, कोई भी कारण हो सकते हैं, तो उस सामान को हम वापस कर सकते हैं हमारे सप्लायर से, तो उसको हम बोलते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। परचेजेस जो हैं डेबिट होती हैं हमेशा, ये एक्सपेंस है, और परचेज रिटर्न जो है ये हमारे क्रेडिट होंगे। कारण है कि हमारा जो एक्सपेंस है वो कम हो रहा है, उतने से हमारा, उदाहरण के लिए अगर किसी व्यापारी ने 50,000 रुपये का सामान ख़रीदा एक्स से, तो उसने एक्स को 50,000 रुपये देने हैं। लेकिन ऐसा हो सकता है इस 50,000 रुपये के सामान में से 5,000 परचेजेस जो हैं परचेज रिटर्न हो, रिटर्न आउटवर्ड हो, तो अब एक्स को जो पेमेंट करनी है वो 50,000 नहीं बल्कि 5,000 कम करनी होगी, तो उसकी तरफ जो देनदारी है वो 45,000 रुपये है। तो इसलिए हम इसको क्रेडिट करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम सेल्स की। जो भी सामान बेचा जाएगा, जो गुड्स बेची जाएंगी, उसको गुड्स अकाउंट ना लिख के हम सेल्स अकाउंट करते हैं। सेल्स अकाउंट जो है ये एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल लगेगा क्योंकि ये हमारी इनकम है तो इसको हम क्रेडिट करते हैं। जैसे परचेज़ की हमने बात की थी, परचेजेस क्रेडिट में भी हो सकती हैं, कैश में भी हो सकती हैं। सेम सेल्स पे भी लागू होता है। सेल्स उधार भी बिक्री हो सकती है और नकद भी हो सकती है, दोनों को जोड़ के हम सेल्स में लिखते हैं। तो सेल्स अकाउंट जो है हमारा क्रेडिट होगा। जब भी सामान बेचा जाएगा तो हम उसको कैश में है तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, और अगर उधार है तो डेटर्स XYZ जो भी नाम होंगे टू सेल्स, ये हम एंट्री कर देते हैं, तो सेल हमारी क्रेडिट होती हैं। फिर जैसे हमने बात की थी कि कुछ सामान हम वापस कर सकते हैं अगर वो डिफेक्टिव है या किसी भी कारण से, तो ऐसे हमारा बेचा गया सामान भी
हमारे जो ग्राहक हैं वो हमें वापस कर सकते हैं, और जब वो सामान वापस करेंगे हम उसको बोलते हैं सेल रिटर्न, या रिटर्न्स इनवर्ड भी इसको बोलते हैं। तो रिटर्न इनवर्ड जो है ये डेबिट होगा, और इसका कारण है कि हमारी जो इनकम है वो कम हो रही है। उदाहरण के लिए अगर हमने गुड्स सोल्ड टू रवि ₹30,000, तो इसकी हम एंट्री करेंगे रवि डेबिट टू सेल्स 30,000। अब क्या होगा, जब ये सामान जो हमने बेचा था वो वापस आएगा तो हम उसको डेबिट करेंगे और एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू रवि। मान लेते हैं इसमें से 2,000 का सामान वापस है, तो ये 2,000 से हम एंट्री कर देंगे। तो सेल्स रिटर्न जो है हमेशा डेबिट होती है। ये सारे के सारे हमारे नॉमिनल अकाउंट हैं और इनके ऊपर नॉमिनल अकाउंट के रूल लागू होंगे। फिर हम बात करते हैं स्टॉक की। जो सामान बिजनेस ने बनाया है या खरीदने के लिए बेचा है और साल के एंड में कुछ सामान ऐसा हो सकता है कि वो बिना बिके बच जाए, उसको हम बोलते हैं स्टॉक। और ये दो प्रकार का होगा। अगर साल के एंड में जो है सामान बचता है उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक, और वही जो किसी साल के आखिरी में जो क्लोजिंग स्टॉक है अगले साल के फर्स्ट डे पे वही स्टॉक जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये जो है बिजनेस के असेट हैं। तो स्टॉक जो है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, ओपनिंग स्टॉक डेबिट में लिखते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो क्रेडिट में लिखा जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में। उसके बाद अगर ये बाद में जब हम एंट्री करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेंगे उस टाइम आएगा, तो आपको अभी देखना है कि स्टॉक जो है दो प्रकार का होगा। जो साल के एंड में बचता है क्लोजिंग स्टॉक, और साल के शुरू में जो है वो ओपनिंग स्टॉक। किसी भी साल के आखिरी दिन जो स्टॉक है अगले साल के फर्स्ट डे वही स्टॉक जो है हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है। तो गुड्स से रिलेटेड हम गुड्स के रूप में एंट्री नहीं करते हैं, गुड्स हम कहीं नहीं लिखते हैं। तो 4-5 प्रकार के उसमें अकाउंट होंगे: परचेजेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और स्टॉक। स्टॉक दो प्रकार का होगा, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक। जैसे हमने बात की थी कि हमारी जो परचेजेज और सेल्स हैं वो कैश भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं। तो ये पता लगाने के लिए कि जो क्वेश्चन में स्टेटमेंट दी गई है उसके अनुसार हमारी सेल्स और परचेज ये कैश हैं या क्रेडिट हैं, इसके लिए कुछ बातें ध्यान रखने की हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कैश, फॉर कैश, एग्जाम्पल के लिए गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000। जब ऐसा लिखा होगा गुड्स सोल्ड या परचेज फॉर कैश, तो ये जो है ये हमारी कैश सेल्स या परचेज होंगी। दूसरा हो सकता है कि कहीं पे सेल या परचेजेस के साथ नाम दे रखा हो खरीदने या बेचने वाले का, तो वो हमारी होती हैं क्रेडिट सेल या परचेज। उदाहरण के लिए अगर दिया हुआ है गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर ₹70,000, यहाँ पे मोहन को सामान बेचा गया, जहाँ ऐसे नाम आएगा तो वो इसका मतलब क्या होगा, वो परचेज है चाहे सेल है, दोनों ही के केस में वो क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। तीसरी जो बात है, अगर नाम के साथ साथ कैश भी दिया हुआ है तो वो होंगी कैश।
फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो गुड्स सोल्ड टू एक्स इन कैश ₹60,000 या फॉर कैश। अब यहाँ पे नाम भी है और ये लिख दिया फॉर कैश, तो यहाँ इसका मतलब क्या है, ये हमारी कैश सेल्स हैं। तो सेल और परचेज के लिए ये देखने के लिए वो नगद हैं या उधार हैं, 3 बातों का आपने ध्यान रखना है। अगर सिंपली फॉर कैश लिखा हुआ है, चाहे वो सेल है या परचेज है, तो वो कैश सेल मानी जाएंगी। अगर सीधा नाम दिया हुआ है गुड्स परचेज फ्रॉम या गुड्स सोल्ड टू, नाम दिया हुआ है कोई भी, तो वो उधार मानी जाएंगी, वो क्रेडिट सेल या परचेज होंगी। और तीसरा ये भी हो सकता है कि नाम भी है और साथ में फॉर कैश है, तो उस दशा में वो कैश सेल या परचेज मानी जाएंगी। इसके बाद अगर आप यही फार्मूला एक्सपेंसेस के लिए अप्लाई करना चाहें, तो एक्सपेंसेस के केस में जो भी है वो फॉर कैश और नाम, अगर नाम भी है तो भी वो कैश में माना जाएगा, उसमें आपने ये नहीं देखना कि वो उधार है। एग्जाम्पल के लिए अगर दिया हुआ है रेंट पेड टू राम ₹10,000, तो यहाँ पे जो अकाउंट है वो राम का नहीं है, यहाँ पे रेंट पेड और कैश ये 2 अकाउंट हैं, और रेंट पेड टू कैश इसकी एंट्री होगी, तो ये कैश ही माना जाएगा एक्सपेंसेस की दशा में। वहाँ पे नाम होने से आप उसको क्रेडिट नहीं मान सकते। तो ये क्रेडिट और कैश सेल ढूंढने के लिए आपने ध्यान में रखना है।